ठीक है, तो पहले वाली बुक बेटा ये आती है 65 मार्क्स की, दूसरी वाली बुक जो है ये भी आती है बेटा 65 मार्क्स की, और ये तीसरी वाली बुक जो है बेटा ये आती है 70 मार्क्स की। ठीक है, अब इसमें अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो बेटा सबसे लेंथी बुक ये है। ठीक है, सबसे लेंथी बुक ये है, उसके बाद जो आती है बेटा वो ये, और सबसे छोटी बुक ये है। एक सेकंड रुकना बच्चों। हेलो, ठीक बेटा, ये जो है ना ये सबसे छोटी बुक है, लास्ट वाली देख रहे हो, सबसे छोटी बुक है और सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है ना। अब इनमें बेटे देखो, अभी तक जो हमारे पास था ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक का हमारे पास, वो हमारे पास होता था सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है बेटा, माइक ऑफ रखें। सब्जेक्टिव होता था, तो सब्जेक्टिव पेपर में आप लोग क्या क्या कर सकते थे, सिर्फ इतना कर सकते थे, कुछ सेलेक्टिव हमारे जो चैप्टर्स होते थे, सेलेक्टिव चैप्टर करे, उसमें देख लिया लॉन्ग किस चैप्टर से आता है ना, शॉर्ट किससे आता है, वो वाले चैप्टर कर लिए, हो गया काम, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलने वाला। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब पेपर देने बैठोगे ना तो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ओएमआर सीट पर आएगा। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन दोनों तरीके के आते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड भी और न्यूमेरिकल बेस्ड भी। ठीक है, थ्योरी बेस्ड भी आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं। थ्योरी की परसेंटेज रहती है बेटा कम से कम 60% क्वेश्चन तुम्हें थ्योरी से मिलेंगे, और न्यूमेरिकल वाले सिर्फ 40%, है ना। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि डेफिनेशन आएगी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिन्हें बिना सॉल्व करे, सिर्फ थ्योरी होती है, थ्योरम वगैरह है, उनसे सीधे सीधे डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल का प्रोसीजर तुम्हें पता ही है कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी थ्योरी मैं कराऊंगा, है ना, हो सकता है थोड़ी बहुत बोरिंग लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बेस्ड पर करने का मतलब ये है 60% तो तुम्हारे पक्के ही है। ठीक है, और न्यूमेरिकल तो बिल्कुल आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थ्योरी पर फोकस रखना है, ये मत समझना बोरिंग है तो छोड़ दें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। सबसे पहले ये वाली बुक करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूरे ठीक ठाक है, तो तुम लोग जितने भी हैं, तो तुम लोगों को मेरी आदत हो जाएगी, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ इतने ये बुक खत्म होगी। उसके बाद हम लोग करेंगे रियल एनालिसिस, और उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग से। ठीक है, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग में भी 2 सेक्शन है हमारे। ठीक है, जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग बुक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी बच्चों हमारे पास 2 सेक्शन है। ठीक है, 2 सेक्शन कौन से हैं, एक तो है लीनियर प्रोग्रामिंग नाम से ही है। ठीक है, एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग नाम से ही है, और एक इसमें सेक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के नाम से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और इसी में आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, है ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इसमें ये सारी कहानी है। ठीक है, तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से और असाइनमेंट प्रॉब्लम से। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, देखना जरा। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो एकदम मतलब बोल के माइक ऑन करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं करता हूँ स्टार्ट। देखो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर, वैसे ये 10 है। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर करेंगे, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, बस सीक्वेंस थोड़ा सा मेरे हिसाब से रहेगा। ठीक है ना, एक सेकंड। हेलो सर, पासपोर्ट सेंड कर सकते हैं क्या, पासपोर्ट? पासपोर्ट, मैं तो मीटिंग आईडी डाल के पासपोर्ट पासपोर्ट लिखो 4G, 4 क्या सर? लिखो 4 और स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स, फिर ई स्मॉल ई, टी, ई ई टी कैपिटल, ई स्मॉल, अच्छा टी स्मॉल, ई है ई फॉर एलिफेंट। अच्छा ई, हाँ, हाँ जी, फिर 0 अच्छा कैपिटल डी, डी फॉर डॉग। ठीक है, ओके सर। ठीक, चलो बेटा देखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझने से पहले एक चीज और समझेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।
इसे समझने से पहले बेटा एक और चीज समझेंगे जिसका नाम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि वो बेसिक चीज है तो वो हम लोगों को आनी ही चाहिए। ठीक है, ये लिख लेते हैं यहाँ पेज नंबर 1। ठीक है, समझना जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग पर। इसका मतलब क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि इसे लिखना बहुत टफ बात है, इतना लंबा लिखो। तो इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, देखना क्या चीज है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में देखे थे और आप लोगों ने सॉल्व करना भी सीखा था। वो कैसे, ऐसे मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, ऐसा लिखा रहता था x प्लस 2y, और यहाँ लिख देता था सब्जेक्ट टू, और ऐसे लिख दिया x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 8, और यहाँ लिख दिया x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरीके के क्वेश्चन। और आप लोगों ने अगर यूपी बोर्ड में पढ़ा है तो इसे पढ़ा होगा रेखीय प्रोग्रामन के नाम से, और अगर सीबीएसई वगैरह में पढ़ा है तो इसे पढ़ा होगा आपने लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से, है ना। अब हमें ये समझना है लीनियर प्रोग्रामिंग है क्यों। देखो, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 पार्ट होते हैं, एक ये, ठीक है, एक ये, और एक बचा बेटा ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें जो पहला वाला पार्ट मैंने बताया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट मैंने बताया इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, या नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलेंगे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक, और ये वाला पार्ट जो है इनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक, तो ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, जिसको हमें या तो मैक्सिमाइज करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो, और उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और साथ ही साथ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी हो, उसे हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें लीनियर वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है वो देखो, यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है, उनमें जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर लीनियर, मतलब कि सबकी पावर 1 रहेगी। देख रहे हो, जहां भी एक्स वाई है सबकी पावर कितनी है, 1 है। इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, वो भी बताऊंगा। पहले मैं इसे लिखा दूं, है ना, प्रॉपर वे में लिख लेते हैं तब देखेंगे। ठीक है, क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो, ए प्रॉब्लम इन विच ए लीनियर फंक्शन, है ना, लीनियर फंक्शन इज ऑप्टिम, या फिर यहां लिखते हैं कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इज ऑप्टिमाइज, है ना। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है ये समझो। ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है बेटा या तो मैक्सिमाइज करना, मतलब या तो उसे जितना मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है, या फिर मिनिमाइज करना, या तो मैक्सिमाइज करना या फिर मिनिमाइज करना। इस चीज को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना, है ना, विद रेस्पेक्ट टू, या विद रेस्पेक्ट टू सम कंडीशंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को क्या बोलते हैं, कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। उनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ठीक है, आर कॉल्ड, या ए लिखा था तो इज कॉल्ड आना चाहिए, इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एक और चीज है, मोर ओवर ऑल द वेरिएबल्स, है ना, ऑल द वेरिएबल्स मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं, सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी वेरिएबल है ना, उनमें से कोई भी, है ना, रिस्ट्रिक्शन, उनमें से कोई भी माइनस का नहीं हो सकता, चाहे 0 हो जाए, है ना, लेकिन कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। ठीक है, एक मस्त एग्जांपल बताता हूं, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है,
मेरठ में आया हुआ है, देखना जरा ध्यान से क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना। कंसीडर, एक हमें दे दिया किस तरीके से कि भाई मैक्सिमाइज जेड है इज इक्वल्स टू, ये लिख लिया x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, ठीक है, सब्जेक्ट टू, और हमें लिख दिया इस तरीके से कि x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, x1 माइनस 3x2 लेस देन और इक्वल टू -2, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ऑप्शन में हमें कुछ डाल के लिख दिया है ना, क्या डाल के लिख दिया भाई, पहला ऑप्शन इस तरीके से लिख दिया भाई, पहला ऑप्शन ये है कि ये क्या है देन, है ना, प्रॉब्लम इज, यहां पर डाल के लिख दिया प्रॉब्लम इज, और किस तरीके से लिखा बेटा, पहला लिख दिया कि ये है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब एलपीपी, दूसरा लिख दिया ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब टीपी, तीसरा लिख लिया इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब आईपी, और चौथा लिख दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन पूछ लिया कौन सा वाला करेक्ट है, ये हमें बताना है। अब देखो किस तरीके से देखेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, है ना, देखना जरा बच्चों, देखो किस तरीके से करेंगे। देखो ये जो है ना थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे देखना, बट देखो यहां पर जो लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और मैंने बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें जितने भी वेरिएबल हैं उन सब की पावर 1 होनी चाहिए, है ना, उन सब की पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पावर देख रहे हो कितनी आ रही है 2, इसका मतलब ये एलपीपी नहीं है, ठीक है। और ये आगे सीख जाओगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये मैं बता दूंगा धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे, ये पता चल जाएगा तुम्हें कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुम्हें ये पता चला कि लीनियर प्रोग्रामिंग होने का मतलब ये है कि उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए उसमें कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, कांस्टेंट हमारी ये है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ये है, साथ ही साथ जितने भी हैं कांस्टेंट हो या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, सब में पावर कितनी होनी चाहिए 1, ठीक है, सबकी पावर कितनी होनी चाहिए, सबकी पावर होनी चाहिए 1, ठीक है। ये हो गया चीज हमारी, है ना। हाँ लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमारा मेन टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, समझना जरा क्या है और क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताना चाह रहा हूं, देखना जरा। सपोज करो दो कंपनी लिखता हूं मैं, एक तो है इंडियन ऑयल, ठीक है, और एक लिखते हैं रिलायंस, है ना, रिलायंस लिख दिया, ठीक है, रिलायंस हो गया और इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अच्छा ये छोड़ो, इंडियन ऑयल तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये लिखना, एक तो लिखते हैं ONGC, ठीक है, ये तुम्हें शायद पता ना हो बताता हूँ, एक है रिलायंस, ठीक है। इनका क्या है देखो, ONGC और रिलायंस ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये मतलब कि जो हमारा क्रूड ऑयल होता है ना जिससे पेट्रोल वगैरह बनता है उसको निकालते हैं, ठीक है, और ये निकालने के बाद अलग अलग कंपनियों को बेच देते हैं, है ना। जैसे देखो इन्होंने HP को बेच दिया, या फिर इंडियन ऑयल को बेच दिया, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, अच्छा हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेच दिया, भारत को बेच दिया, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बेच दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, इन्होंने निकाला, सपोज करो इन्होंने पैसिफिक ओशियन से निकाला, अब निकालने के बाद ये क्या करेंगे भाई, इनको सप्लाई करेंगे, है ना, ऐसा थोड़ी है HP वाले लेने जाएंगे वहां तक, बिल्कुल नहीं, ये खुद सप्लाई करेंगे, और ये इसे भी सप्लाई करेगा, ये इसे भी सप्लाई करेगा, बिल्कुल सेम ये भी सप्लाई करेगा इसे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, एक फिक्स्ड कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक वस्तु, इन्होंने क्या करा, ऑयल लिया, है ना, दोनों केसेस में ऑयल है, एक ही फिक्स कॉमोडिटी को एक जगह से बाकी दूसरी जगहों पर पहुंचा दिया, ठीक है। और अगर इसमें यहां से यहां तक सामान ले जाएगा कुछ भी तो उसकी लगेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, इसकी भी क्या लगेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। तो अगर हम इस तरीके से प्रॉब्लम को देखें कि हमारे पास दो ऐसी जगह थी जहां से हम सामान पहुंचा सकते थे, है ना, हमने उन जगहों से क्या किया, सामान को 3 जगहों पर पहुंचाया, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसा रखना है बेटा, मिनिमम रखना है, कम से कम। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम,
ठीक है। जिन जगहों से सामान पहुंचाया जाता है, मतलब जहां पर से सामान हमें ले जाना है, उनको बोलते हैं सोर्सेस। क्या बोलते हैं? सोर्सेस या फिर ओरिजिन्स। और जिन जगह तक पहुंचाना है, जैसे यहाँ तीनों तक पहुंचाना है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा डेस्टिनेशंस। समझ रहे हो? जहां से सामान पहुंचाना है उनको बोलते हैं सोर्सेस या फिर ओरिजिन्स, और जहां तक सामान पहुंचाना है उनको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशंस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन। किस तरीके से लिखेंगे देखना जरा ध्यान से। ठीक है, पहला लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे दूसरे लेक्चर पे आएंगे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखना जरा क्या है। लिखेंगे ए ट्रांस इंटरेस्टिंग सा है। हाँ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रियलिटी में भी इंटरेस्टिंग है, ए और आसान भी है। ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप। ठीक है, स्पेशल टाइप। और इस वर्ड को मैं कर देता हूं अंडरलाइन। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अभी बताता हूँ, एक सेकंड। कैसे पूछा गया था वो भी बताऊंगा। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, है ना, in which a fixed commodity is supplied from some places। ठीक है, कुछ प्लेसेस हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉल्ड। उन्हें या तो हम लोग बेटा बोलते हैं सोर्सेस, है ना, और क्या बोलते हैं? ओरिजिन्स। टू सम अदर प्लेसेस। ठीक है, अदर प्लेसेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन्हें? डेस्टिनेशंस। ठीक है, एट ए मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट। ये हो गया, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया बेटा? एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए, और ऑप्शन में दे रखा था एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दूसरा दे दिया असाइनमेंट प्रॉब्लम, तीसरा दे दिया इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और चौथा दे दिया नन ऑफ दीस। तो मैंने लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ LPP, है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना था? स्पेशल टाइप ऑफ LPP, है ना। इस तरीके से आते थ्योरी के क्वेश्चन। डेफिनेशन में से थोड़ा सा पार्ट उठा के डाल दिया, और बाकी का पार्ट ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव जो है उसके ऑप्शन है उनमें डाल दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक बार इसके ऊपर वाले का भी, हाँ उस ऊपर वाला भी दिखा देते हैं। ऊपर वाला ये लो, ये वाला है। ठीक है सर। ठीक, चलो देखना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखना जरा अगला वाला देखना बच्चों, पेज नंबर जाते हैं 2 पर। ठीक है, देखो इसकी 2 तरीके की हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जिनमें से सबसे पहली है मैथमेटिकल फॉर्मेशन। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन। ठीक है, जितना भी मैं लिखा रहा हूं ना, ये सब आया हुआ है एग्जाम में। मैथमेटिकल फॉर्मेशन भी पूछी गई है ऑप्शन में, क्वेश्चन में लिख दिया मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ TPP, या फिर TP लिख दो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, और ऑप्शन में डाल दिए। ठीक है, क्या है समझते हैं। देखो याद रखना है ये तुम्हें, क्या कि जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? इसमें होता है मिनिमाइज Z, ठीक है, इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to m, ठीक है, समेशन J इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ होता है Cij Xij। ठीक है, ये जो टर्म्स है अभी बताऊंगा क्या है। ठीक है, सच दैट, या सब्जेक्ट टू लिखना चाहिए, सब्जेक्ट टू किसके है? यहाँ पर होता है समेशन J इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ होता है बेटा Xij इज इक्वल्स टू AI, और I की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1 2 3 अप टू कितने तक? m तक। ठीक है, और दूसरा वाला क्या होता है? n। दूसरा वाला हमारे पास होता है बेटा समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n m होता है,
एक्स आई जे इज इक्वल टू ये होता है बेटा बी जे के इक्वल, और जे इक्वल टू होता है 1 2 3 अप टू एम तक। ठीक है, इनमें जो पहली वाली कंडीशन है इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रो प्रॉपर्टी, है ना, या फिर रो सम प्रॉपर्टी, रो सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरी वाली जो है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और क्या बोलते हैं सम, और फिर क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी। ये होती हैं दो, एक तो रो सम प्रॉपर्टी और दूसरी वाली क्या होती है बेटा कॉलम सम प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें मजेदार बात यह है कि जितने भी एक्सआईजेस हैं उनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इनको हम लोग बेटा बोलते हैं एलोकेशंस, है ना, इनको क्या बोलते हैं एलोकेशंस। ये कैसे आते हैं जब हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस तो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। ठीक है, और ये जो ए आईज है इनको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट, है ना, एक सेकेंड, इनको बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं सप्लाई या फिर अवेलेबिलिटी, है ना, अवेलेबिलिटी एबिलिटी। ठीक है, और ऑफ ith सोर्स, है ना, ith सोर्स। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अभी बताऊंगा ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बीजेस का मतलब क्या होता है डिमांड। ठीक है, या फिर इसी चीज को हम लोग बेटा बोलते हैं रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ jth सोर्स, jth डेस्टिनेशन होना चाहिए। ठीक है, डेस्टिनेशन। और ये जो हमारा जो है CIJ इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम ith सोर्स टू jth डेस्टिनेशन। ठीक है, ये क्या हुआ ये बताने की कोशिश करता हूँ। डेस्टिनेशन देखो ये क्या चीजें हैं, देखो समझना जरा। देखो ऐसा है, सपोज करो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक S1 है एक S2 है, और सपोज करो 3 डेस्टिनेशन है D1 D2 D3। ठीक है, अब समझना जरा। देखो सपोज करो इसके पास जो मतलब इसके पास जो है वो A1 कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, जैसा अभी ऑयल के बारे में सोच रहे थे। सपोज करो ये A1 जो है, A1 जो कुंटल मान लो या फिर लीटर्स मान लो, A1 लीटर्स क्या है प्रोड्यूस कर सकता है, ये A2 लीटर्स, इसे चाहिए B1 लीटर्स, इसे चाहिए B2 लीटर्स, इसे चाहिए B3 लीटर्स। अब समझ आया, A1 A2 का मतलब क्या है, ये कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं सोर्सेस, है ना, और B1 B2 B3 इन सब का मतलब क्या है कि इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब ये कितना खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखो कॉस्ट मतलब C1 C2 इनका मतलब क्या था, देखो यहां से यहां तक गए तो इसकी कॉस्ट होगी C11, यहां से यहां तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी उसे बोलेंगे C12। देख लो पहला सोर्स है तो 1, यहां सोर्स आएगा, यहां पर डेस्टिनेशन आएगी, यहां से देखो पहले सोर्स से तीसरे डेस्टिनेशन तक तो C13। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले को देखोगे, यहां से यहां तक आने का देखो C दूसरा सोर्स पहली डेस्टिनेशन, यहां से यहां तक दूसरा सोर्स दूसरी डेस्टिनेशन, ये वाला दूसरा सोर्स तीसरी डेस्टिनेशन। ये समझ आया C1 C2 C3 क्या है। अब देखो सपोज करो इसने इसे X11 लीटर सप्लाई करा, ये जो X11 X12 थे ये वाली चीज थी कि कितना सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि बताओ मैथमेटिकल फॉर्मेशन कौन सी है इनमें से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक चीज और है उसे करके फिर हम लोग जाएंगे क्वेश्चंस पर, है ना, इसे इसका स्क्रीनशॉट और ले लो। तो 40 मिनट की रखोगे ना? हाँ 40 मिनट की रखेंगे आज पहले क्लास। और सर इसको क्या पढ़ रहे हैं हम? IJ इसको IJ, मतलब हाँ ITH है ना, JTH है, इसको क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ है JTH को, जेथ मतलब जेवे नंबर की, और I को I मतलब ITH को I। आयत, हाँ ठीक है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे पेज नंबर 3 पर देखना बच्चों। पहले दिन थोड़ा ही रखेंगे जिससे ज्यादा ना लगे। पेज नंबर 3 देखना बच्चों, पेज नंबर 3 देखना बच्चों, क्या है ये देखना। इसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इससे मतलब है हमें, है ना, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना हमें इस फॉर्मेट में लिखे मिलेंगे। ठीक है,
इसमें मैट्रिक्स के नाम पे क्या होता है, सिंपल सी चीज है, एक डब्बा सा दिखेगा आपको, है ना, एक डब्बा सा दिखेगा। एक सेकंड, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस तरीके से एक होगा, ये कहाँ कितना बड़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से एक डब्बा सा दिखेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर देखो हम लोग कुछ सोर्सेस लिखते हैं, देखो सोर्सेस हम लोग लिखते हैं इस तरफ, ठीक है, सोर्सेस या फिर ओरिजिन हम लिखते हैं इस तरफ, ओरिजिन डाल के लिख देता हूं, मतलब नीचे की तरफ। और डेस्टिनेशन हम लोग बेटा यहाँ लिखते हैं, डेस्टिनेशन यहाँ पर इस तरफ, ठीक है। सपोज करो हमारे पास ये एम ओरिजिन से, है ना, ऐसे चलते गए एम ओरिजिन है, और हमारे पास एन डेस्टिनेशन है, D1 D2 DN, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो अब क्या है, कुछ ऐसा सीन है भाई, O1 से D1 तक जाने की कॉस्ट तुम्हें पता है C11 होगी, O1 से D2 तक की जाने की कॉस्ट C12 होगी, O1 से DN तक जाने की कॉस्ट D1N होगी। ऐसे ही इसकी C21, C22, C2N, जैसे मैट्रिक्स में होता है ना, बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, बिल्कुल सेम। यहाँ आओगे तो ये कितना रहेगा, CM1, ये आएगा CM2, ये आएगा CMN, इस तरीके से, ठीक है। ये रहेगा कुछ इस तरीके से। हमें क्वेश्चन इतना दिया रहेगा, साथ में यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे इसकी है सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा डिमांड, ठीक है, डिमांड किस तरीके से, देखो पहले वाले ओरिजिन, मतलब इसकी सप्लाई मान लो यहाँ लिखनी है, इसकी सप्लाई यहाँ लिखनी है, इसकी सप्लाई यहाँ लिखनी है, बिल्कुल सेम। इसकी डिमांड बेटा यहाँ लिखनी है, इसकी डिमांड यहाँ लिखनी है, इसकी डिमांड यहाँ लिखनी है, ठीक है। जैसे मैं लिख के बताता हूँ, देखना जरा, मैंने भाई डिमांड लिखी, पहले सप्लाई लिख देते हैं, इसकी लिखी A1, इसकी लिखी A2, इसकी लिखी AM, ठीक है, इसकी लिखी B1, इसकी लिखी B2, इसकी लिखी BN, ये हो गया टोटल डिमांड, है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे कि वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। क्या बोला मैंने, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। वो कैसे चेक करते हैं वो समझो जरा, ठीक है। हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, ठीक है, क्या कि जितनी भी ये है ना, जितने भी ये है ये वाले, इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करने पर कितना आएगा बेटा, ये आएगा सिग्मा AI, ठीक है। और जितने भी ये बीजेस हैं, ये वाले जितने भी हैं, इन सबको भी प्लस कर लेते हैं, इधर वालों को भी, ठीक है। तो ये भी हमने ऐड कर लिए, ये सपोज करो ये आया सिग्मा बीजे। अगर ये बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं क्या है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये बराबर ना हो तो बोलते हैं अनबैलेंस्ड है और उसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब समझना जरा, ये जो चीज है इसमें BA आ रहे हैं, बीजेस है ना, ये देखो ये क्या है, डिमांड, और इन सब का प्लस कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, टोटल डिमांड। इसका मतलब ये वाली चीज जो है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टोटल डिमांड, ठीक है, टोटल डिमांड। और दूसरी चीज ये वाला जो है, ये वाले देखो इधर क्या है, ये इधर ये सप्लाईज है, इन सबको टोटल कर दिया हमने, प्लस कर दिया, तो बेटा ये क्या बन गया, टोटल सप्लाई, ये हो गया टोटल सप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई हो तो उसे क्या पढ़ते हैं, बैलेंस्ड, है ना। तो ये हो गया हमारा, देखो क्या पढ़ेंगे, मतलब बैलेंस्ड वाला, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस्ड, एक सेकेंड, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यहाँ लिखा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बता सकता है कोई, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हाँ बोल दो क्या होगा। जब सर ये सप्लाई और डिमांड, मतलब जितनी सप्लाई की जरूरत है उतनी, मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, यानी हाँ, जितनी AI है उतनी बीजे है, तो ये बैलेंस कही जाएगी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ लिखते तो ये हैं, प्रॉब्लम तब भी कही जाएगी, हाँ प्रॉब्लम तब भी रहेगी। एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन, होगी ना। हाँ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड बैलेंस्ड, प्रॉब्लम इज कॉल्ड बैलेंस्ड इफ, बैलेंस्ड इफ टोटल डिमांड है ना, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, है ना, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। और या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा AI इक्वल टू सिग्मा BJ, है ना। इसके बाद आता है अनबैलेंस्ड का। अनबैलेंस्ड तो बिल्कुल सिंपल है,
अनबैलेंस्ड को हम कैसे देखेंगे? अनबैलेंस्ड का मतलब हो गया ऐसी प्रॉब्लम जो बैलेंस्ड ना हो, है ना। अनबैलेंस्ड का, अरे यार हर बार गड़बड़ क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड, है ना। अनबैलेंस्ड टीपी का मतलब क्या? ऐसी प्रॉब्लम जो बैलेंस्ड ना हो, ए प्रॉब्लम which is not balanced, not balanced, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहली क्या है? फीजेबल सॉल्यूशन, है ना, फीजेबल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं वो समझना, इसे लिखते हैं FS। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये क्वेश्चन में आएंगी, समझ लो, क्वेश्चन में भी आएंगी, एग्जाम में भी आती हैं, बस ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्सरसाइजेस, है ना, ए सॉल्यूशन in which all exercises, मतलब जितने भी सॉल्यूशन के अंदर वेरिएबल हैं वो सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब कोई भी माइनस का नहीं होना चाहिए, प्लस के होने चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला क्या आता है? बेसिक सॉल्यूशन, है ना, बेसिक सॉल्यूशन, इसे लिखते हैं BS। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन, है ना, इसे लिखते हैं नंबर ऑफ एक्सआईजेस, मतलब जितने भी एक्सआईजेस हैं इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव एलोकेशंस, है ना, पॉजिटिव एलोकेशंस। अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में पॉजिटिव एलोकेशंस क्या होते हैं। वो होना चाहिए m + n-1। m का मतलब क्या हो गया? देखो, m का मतलब नंबर ऑफ रो, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, उसके बाद आती है एक टर्म जिसे हम बोलते हैं बेसिक, है ना, फीजेबल सॉल्यूशन, बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है BFS। इसका देखो सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, कि जो भी BFS होगा, बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन होगा, वो फीजेबल सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब ये वाला, प्लस साथ में बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब ये वाला BS। तो ये हो गया BFS का मतलब। ठीक है, बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन का मतलब। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक चीज और, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, एक लाइन और, या फिर रुको यहीं पे लिख देता हूँ, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन, है ना, ए फीजेबल सॉल्यूशन विच मिनिमाइजेस, यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मिनिमाइज करने का, मिनिमाइजेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। TC का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको अगर मिनिमाइज कर दे तो उसको हम लोग बच्चों क्या पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सॉल्यूशन मेथड क्या है। लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पर, देखना पेज नंबर 4 पर, सॉरी, ध्यान से समझना। देखो, हम लोग 2 स्टेप में करना सीखेंगे, है ना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन को। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन कौन से 2 स्टेप होते हैं वो समझना जरा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? पहले स्टेप में इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप हमारा बच्चों ये वाला होता है। ठीक है, यही सीखने वाली चीज है, बाकी सारा तो आसान है। दूसरा स्टेप क्या होता है? ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ठीक है, ये सारी कहानी है। अब ये जो पहला वाला है इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, इसमें हमें पढ़ने हैं 3 मेथड। सबसे पहला वाला होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ये सबसे इजी है। ठीक है, बिल्कुल इजी। दूसरा वाला क्या है? लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ठीक है, और इसका दूसरा नाम बेटा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला होता है यूनिट पेनल्टी मेथड, है ना, यूनिट पेनल्टी मेथड। और या फिर इसका एक दूसरा मस्त नाम है जो ज्यादातर आता है, उसे बोलते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन और मेथड।
और इसका शॉर्ट में नाम क्या है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वैम। ठीक है, ये हो गया वैम। ठीक है, ये 3 मेथड हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यहां से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। कल हम ये वाला और ये वाला दोनों कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे मेथड है एकदम। ठीक है, और परसों करेंगे ये। ठीक है, तो आप लोगों को काम क्या है आज का, जो मैंने पढ़ाया है बस वो थ्योरी देख लेना 10 मिनट के लिए। अगर आप ये देख लेते हो तो ये समझो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, वो सारे डील हो जाएंगे, समझ लो। और वो मैं हर चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया करूंगा। जैसे चैप्टर लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद जितने भी क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे मैं खुद करवाऊंगा। और बुक से अलग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। तो अगर चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बुक ना भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस जितना मैं करा रहा हूँ उतना करे जाओ। हर चैप्टर में कुछ भी ना तो कम से कम 50 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपने पास से। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बस तुम्हें क्या करना फिलहाल है, तो जो वैसे पढ़ा है बुक वो की देखो। बात ही नहीं है। हाँ, जरूरत भी नहीं है, अगर चाहिए तो बता देना, मैं 3rd ईयर वालों से बोल दूंगा। बाकी मिलते हैं बच्चों कल। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं क्योंकि पहली क्लास है, कल से करेंगे कंटिन्यू, न्यूमेरिकल होंगे तो कल। ठीक है, पेपर में तो नो डाउट ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे ना। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। क्योंकि ये सुनने में आता है बार बार कि सब्जेक्टिव होंगे इस बार ना तो। ना, ऐसा हो सकता है कोरोना की वजह से 1 घंटे का पेपर हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं होएगा। अच्छा, चलो ठीक ठीक है सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल सेम टाइम पे मिलेंगे। सी यू एवरीवन। ओके।